हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जामुन का पेड़ आरो भाग 1 का चैप्टर 8, जिसके राइटर हैं कृष्ण चंद्र। तो चलिए इसका सारांश देखते हैं। इसमें जामुन के पेड़ में सरकारी विभाग की लापरवाही का वर्णन किया गया है कि वो किसी भी कार्य को जरूरी नहीं मानते हैं। तो जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र की प्रसिद्ध एक हास्य व्यंग्य कथा है। यह सरकारी विभाग पर एक व्यंग्य किया गया है। हास्य व्यंग्य कथा हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला कर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका एक अनुपालन करती है। इसलिए इसकी घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है, जिसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है और अविश्वसनीय लगने लगती है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ यह स्पष्ट करता है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्य शब्द है। यह व्यवस्था के संवेदन सुनने व अमानवीयता के रूप को भी दर्शाता है या बताता है। तो सारांश इस प्रकार है कहानी का। सचिवालय के लॉन में जामुन के पेड़ एक गिर जाता है। उसका गिरना होता है कि रात को चली भीषण आंधी यानी अंधड़ में सचिवालय के पार्क में जामुन का पेड़ गिर गया। तो पार्क किसका था? ये सचिवालय का पार्क था, जिसमें एक जामुन एक फलदायक पेड़ है जामुन का, और वह अंधड़ से गिर जाता है। सुबह माली ने देखा कि उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है और उसने यह सूचना तुरंत चपरासी को दी कि एक पेड़ गिर गया पार्क में और उसके नीचे एक आदमी दब गया है। तो उसकी सूचना देते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पेड़ को हटाया जाए या कटवाया जाए और इस व्यक्ति को जिंदा इसके नीचे से निकाल लिया जाए। इस तरह मिनटों में दबे आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लर्कों के रसीली जामुनों की याद आ रही थी। वो बार बार उस रसीली जामुन को याद कर रही थी, न कि उस व्यक्ति की पीड़ा को कोई देख रहा था कि यह कितना रसीले जामुन देता था ये पेड़, अब इसको कटवाना पड़ेगा। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा। उसी समय माली ने पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया कि इसके जामुन के फल तो रसीले थे, लेकिन इस बात को छोड़ो, अब इस बात पे ध्यान दिया जाए कि इस व्यक्ति को कैसे निकाला जाए। चपरासी ने एक स्वर से कहा कि अब तक तो ये मर चुका होगा। पर इतना सुनते ही दबे हुए आदमी की कराहती हुई आवाज़ आई, मैं अभी जिंदा हूँ और प्लीज़ मुझे जल्दी से निकाल लीजिए। ये देखिए, ये पेड़ गिरा है और इसके नीचे ये व्यक्ति दबा हुआ है। प्रकरण चीफ सेक्रेटरी के सामने। तो चीफ सेक्रेटरी तक ये बात पहुंचती है। माली ने पेड़ के हटाने का सुझाव दिया, परंतु सुप्रिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। तो सुप्रिटेंडेंट ने आगे की ओर कर दिया कि ये केस आगे जाएगा और मुझे भी इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और मिनिस्टर के पास पहुंची। आगे से आगे इस फाइल को आगे तक पहुंचाते गए। किसी ने इस पेड़ को कटवाना या हटवाने की इच्छा नहीं थी, यानी किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम में बात नीचे तक पहुंची और फाइल चलती रही। इस तरह फाइल के चलते रहने के साथ आधा दिन व्यतीत हो गया। किसकी फाइल चल रही थी? जामुन के पेड़ को कटवाने की बात हो रही थी और दबे हुए व्यक्ति को निकालने की फाइल का वर्णन किया गया है कि वो बात आगे से आगे पहुंचती गई। निर्णय प्रक्रिया ये दिखाया गया है कि सरकारी विभाग का कितना लापरवाही से काम करते हैं। निर्णय प्रक्रिया, उसमें निर्णय क्या हुआ? दोपहर को भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी इजाज़त के बिना पेड़ हटाना चाहते थे कि तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा आया और कहा कि यह काम कृषि विभाग का है। तो ये कौन करवाएगा? कृषि विभाग वालों का काम है, वही काम करवाएंगे, इसका वही हटवा सकते हैं। फिर उलझा दी उस बात को, वह उन्हें फाइल भेज रहा है। कृषि विभाग ने पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर डाल दी
और कृषि विभाग अपना पीछा छुड़ा लेता है और वो बोलते हैं कि व्यापार विभाग से बात करो। व्यापार विभाग ने कृषि विभाग पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इस प्रकार हर एक व्यक्ति एक दूसरे को की ओर इशारा करते हैं और आप उस काम से निकल जाते हैं। कोई भी उस कार्य को करना नहीं चाहता। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी वाले विभाग में पहुंची, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। दाल भात यानी दाल चावल कुछ खाने को दिया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया कि मैं तो लावारिस हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर इस प्रकार 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग ने जवाब दिया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर से चल रही है, अतः जामुन के पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कि हम तो पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं, न कि कटवाने का। बात और बढ़ गई। दबे हुए आदमी को काटने का सुझाव एक मनचले ने आदमी को काटने की बात कही कि इस आदमी को काट लो और इसको आगे पीछे से निकाल लो। सब वहाँ पर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे, इससे पेड़ बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने इस पर आपत्ति की कि ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। आदमी काटने वाले ने अपना तर्क दिया कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर चुकी है, तो तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करवा दी जाएगी। यदि आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। तो ये का हाथ से व्यंग्य बना लिया गया है उस बात का। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग भेजी गई। वहाँ से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है, किंतु आदमी मर जाएगा। अतः यह फैसला रद्द हो गया। तो उस व्यक्ति को निकालने की कोई बात नहीं कर रहा, उससे आगे की कार्रवाई की तरफ लोग भाग रहे हैं। सांस्कृतिक विभाग की जिम्मेदारी। रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी, वहाँ केस सुलझाने के आसार हैं। दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया। ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, तगाफुल यानी जल्दबाजी नहीं करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जब तक तुम्हें खबर मिलेगी तब तक हम मर चुके होंगे। यह सुनकर माली हैरान हो गया, क्योंकि वह एक कवि था। आदमी के शायर होने की बात सारे सचिवालय में फैल गई। फिर वह चर्चा शहर में फैल गई और तरह तरह के कवि व शायर वहाँ इकट्ठे हो गए। वे सभी अपनी रचनाएं सुनाने लगे और कई कलरक उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति कवि है तो सब कमेटी ने यह मामला कल्चरल डिपार्टमेंट को सौंप दिया कि भाई ये तो एक शायर है, कवि है। साहित्य अकादमी की कार्यवाही। फिर उस कवि को जान करके कि ये तो एक कवि है, तो साहित्य अकादमी कार्रवाई कर रहा है। जब उस दबे हुए आदमी की फाइल साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची, सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंचा। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओस है तथा कुछ दिन पहले उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो उसका प्रकाशित होने वाला संग्रह कौन सा है? ओस के फूल गद्य संग्रह था। सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा लेखक उनकी अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव उसे आश्वासन देकर चला गया। तो उसकी समस्या को कोई हल नहीं कर रहा था, सब अपने अपनी कार्रवाई में जुड़े हुए थे। अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी कि तुम साहित्य अकादमी के सदस्य चुन लिए गए हो। आदमी ने उसे पेड़ के नीचे से निकालने की प्रार्थना की तो उसने असमर्थता जताई कि मैं ये काम करने में असमर्थ हूँ। उसने कहा कि यदि तुम मर गए तो वे उनकी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। उनके विभाग का संबंध सिर्फ कल्चर से है। पेड़ काटने का काम आरी कुल्हारी से होगा, वन विभाग को लिख दिया गया है। श्याम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे। मालिक खुश था। दबे हुए आदमी की मृत्यु। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था।
दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य रोक दिया गया। यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगवाया था। पेड़ काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे, तो यह कह करके पेड़ काटने वालों को रोक दिया गया। अब उसमें विदेश विभाग भी आ जाता है। दूसरे पिटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है, तो 2 देशों की खातिर एक आदमी की जीवन का बलिदान दिया जा सकता है। तो अगर ये व्यक्ति मरता है तो इसको मरने दो। नेक्स्ट है, अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ रहे हैं, अब वे ही निर्णय देंगे। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेवारी स्वयं लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। परंतु कवि का हाथ ठंडा था, यानी कवि मर चुका था, उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। तो ये इस प्रकार से जामुन के पेड़ का एक हास्य व्यंग्य कवि ने लिखा है। सरकारी विभाग पर कार्य करते हुए जो अफसर जो अधिकारी हैं वो जिस कार्य को करना होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, और जो व्यक्ति दुखी परेशान पीड़ित रहता है, भागता रहता है, उसके सालों साल बीत जाते हैं और उनके केस नहीं सुलझ पाते। तो इसके लेखक है कृष्ण चंद्र। चलो इसका भी थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। लेखक परिचय। कृष्ण चंद्र का जन्म पंजाब के वजीराबाद गांव में सन 1914 में हुआ था। तो कृष्ण चंद्र का जन्म पंजाब के वजीराबाद गांव में 1914 में हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा जम्मू एवं कश्मीर से पूंछ क्षेत्र में हुई थी। इसकी प्राथमिक शिक्षा जम्मू एवं कश्मीर के पूंछ क्षेत्र में हुई। सन 1930 में वे उच्च शिक्षा के लिए लाहौर आ गए तथा फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश किया, और सन 1934 में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए कर लिया। इसके बाद ये फिल्म जगत से जुड़ गए और अंत तक मुंबई में ही रहे। इससे साहित्य अकादमी का पुरस्कृत किया गया था और उनका निधन सन 1977 में हो गया था। तो ये कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से लेखक थे जो फिल्म जगत से बाद में जुड़ गए थे, तो वह थे कृष्ण चंद्र। चलिए इसके थोड़े से शब्दार्थ देखते हैं, अटपटे से हैं, मीनिंग पूछ लिया जाता है परीक्षा में। झक्कड़ यानी अंधड़ को झकड़ भी बोलते हैं, देसी भाषा में वो होती है आंधी। अंधड़ झक्कड़ आंधी का ही मीनिंग है। सेक्रेटेरिएट सचिवालय। रुआंसा रोता हुआ सा। ताज्जुब हैरानी। वजनी का हो गया भारी। अंडर अवर सचिव। डिप्टी उप। ज्वाइंट संयुक्त। मनचला बेफिक्र। हुकूमत शासन। अर्जेंट अति आवश्यक। मार्क करना अंकित करना। हार्टिकल्चर उद्यान कृषि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हार्टिकल्चर क्या होता है, तो उद्यान कृषि विभाग को हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। इजाज़त अनुमति। वारिस उत्तराधिकारी। लावारिस जिसका कोई न हो। युक्ति तरीका। प्लास्टिक सर्जरी शरीर पर त्वचा लगाने की शल्य चिकित्सा। एक्शन कार्यवाही। तगापुल उपेक्षा। खाक मिट्टी। अचंभा हैरानी। आलोचना समीक्षा किसी के ऊपर आलोचना करना, उसमें कमियां ढूंढना आलोचना। गद्य लयहीन रचना। गुमनामी अपरिचय। बंदोबस्त इंतजाम। जवाबदेह समाप्त होना। अंदेशा संदेह। निर्जीव प्राणहीन। और 5 पंक्ति। तो इस प्रकार ये तुम्हारा जामुन के पेड़ का सारांश कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आप तक मेरी हर वीडियो पहुंचती रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।